देखिए, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम आगे जाते हैं। इससे पहले हम जाने थे फ्रांस में जो स्टेट्स जनरल की बैठक थी वह असफल रहा और नेशनल असेंबली का गठन जो तृतीय स्टेट्स के थे उन्होंने करी। लुईस 16 उसको मान्यता भी दे दिया और इनके द्वारा एक संविधान बनाया गया 1791 में। और उस संविधान में क्या राजनीतिक व्यवस्था थी उसका मैंने ये डायग्राम बना कर रखा है, इसके आधार पर हम समझते हैं। ठीक है, 1791 से पहले जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीनों राजा के हाथ में था। यानी ये सब पूरा जो राजा था फ्रांस का उसके हाथ में था। लेकिन जो नेशनल असेंबली का जो गठन हुआ तृतीय स्टेट्स के द्वारा और इसमें जो संविधान बना उसमें ये कोशिश किया गया कि जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है जो राजा के हाथ में, यानी तीनों शक्ति राजा के हाथ में है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति बांटा जाए, ऐसा प्रयास किया गया। और 1791 में जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान बना उसके तहत ये व्यवस्था की गई। तो उससे पहले हम समझते हैं कि आपको लग रहा होगा कि न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, उसको हम समझा देते हैं। देखिए, न्यायपालिका क्या होती है, वो न्याय दिलाने का काम करती है। जैसे हम जानते हैं हमारे जैसे भारतवर्ष में जैसे आपका कोर्ट्स वगैरह है, आप जाते हैं वहाँ पे, जिला है, राज्य में है और हमारा केंद्र में है जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा। न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है। कार्यपालिका एक कार्य को करती है। जैसे कि कार्यपालिका में कौन आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, फिर उससे नीचे अधिकारी, पदाधिकारी, ये सब होते हैं जो कार्य को करते हैं। कार्य को कौन सा कार्य को करेंगे, जो विधायिका क्या करती है वो कानून बनाती है, और जो कानून बनाती है और जो देती है वो जिसको आप करना होता है। जैसे मान लीजिए वो कोई भी एक कानून बना ली और उसको राज्य में लागू करना है, तो विधायिका कानून बना के कार्यपालिका को दे देगी, आप तुम इसको करो। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री हैं, वो बोलेंगे अपने मंत्री को, मंत्री बोलेगा अधिकारी, पदाधिकारी को बोलेगा, और इस तरह से क्या होता है जो कार्य है उसको किया जाता है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में बहुत सारे सरकार की गाइडलाइन होती है, कहीं पे अब धारा 144 लग गया या कुछ हो गया, इस तरह से बहुत सारे गाइडलाइंस आते हैं। तो वो गाइडलाइंस को कौन करवाती है, कार्यपालिका करवाएगी। ठीक है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, समझ गया। विधायिका देखिए क्या होता है, जैसे कि MP MLA जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद जिसको बोलते हैं, MLA मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इसको हम विधायक बोलते हैं। ये लोग जैसे राज्य में अगर हम बात करें, जैसे हम भारत की हम बात कर रहे हैं, राज्य में ये लोग कानून बनाते हैं, ये केंद्र में बनाते हैं, तो ये विधायिका है। समझ में आ गया होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। तो ये तीनों चीज़ पहले 1791 से पहले राजा के हाथ में थी। 1791 में जो संविधान बना फ्रांस क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तो उसके बाद क्या किया गया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को बांट दिया गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब जब बांट दिया गया तो किसको किसको क्या मिला वो देखते हैं। जो नेशनल असेंबली थी उसमें विधायिका जो थी, नेशनल असेंबली में जो थी, नेशनल असेंबली थी उसमें कुछ सदस्य लोग थे। कैसे चुन के आते हैं हम बताएंगे। नेशनल असेंबली में जो सदस्य थे वो सिर्फ कानून बनाते थे, और उसका जो ये कानून बनाते थे उसको कार्यपालिका करती थी। कार्यपालिका के अंतर्गत वहाँ के सम्राट थे और मंत्री थे, उसको कार्य को करते, और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र थे। क्लियर। उसके बाद क्या देखिए, जो नेशनल असेंबली है उसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता था, मैंने डायरेक्ट नहीं होता था। होता कैसे था, फ्रांस में सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक अलग अलग वर्गीकृत किया गया था। सक्रिय नागरिक फ्रांस में उनको कहा गया था जिनकी उम्र, वो पुरुष होना चाहिए, उम्र उनकी 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में उसको इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कम से कम वो 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो कर देने की क्षमता रखता हो। अगर इतनी उसके पास क्षमता है तो मतदान कर सकता है, यानी वो सक्रिय नागरिक होगा। यानी सक्रिय नागरिक हम उस समय के दौरान 1791 में फ्रांस में जो सक्रिय नागरिक की परिभाषा दी गई थी उसके अनुसार जिनको मत का अधिकार था वो सक्रिय नागरिक थे। और मत का अधिकार किनको होगा हम समझ गए, 25 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए, कर देने का क्षमता कम से कम और पुरुष होना चाहिए, और कर देने का जो क्षमता है वो 3 दिन के जितना मजदूरी होता है उसके बराबर वो कर देने की क्षमता रखता है, तो फिर वो मत दे सकता है। और मत दे सकता है माने वो सक्रिय नागरिक है, और बाकी जो बच जाते हैं वो निष्क्रिय नागरिक, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो वैसे सक्रिय नागरिक क्या करते हैं, वो एक निर्वाचन समूह को चुनते हैं। ठीक है, निर्वाचन समूह को चुनते हैं, और वो निर्वाचन समूह
नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। तो समझ में आ गया कि नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता है। और फिर देखिए नेशनल असेंबली या फिर निर्वाचक समूह, इनमें जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे या इनमें जो सदस्य आएंगे वो कौन आएंगे। इसमें ये व्यवस्था किया गया कि जो सबसे ज़्यादा कर देता हो, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता हो, वही लोग इन सारे चुनावों में भाग ले सकते हैं। अजीब है ना। अगर भारत में अगर बात करें तो सिर्फ अमीर ही लोग जो है संसद में सब बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति वहाँ पे फ्रांस में था 1791 के समय। जो 1791 की जो संविधान बनी उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था बना उसके तहत ये व्यवस्था बना। आपको समझ में आ गया होगा सक्रिय नागरिक किन्हें कहते हैं और निष्क्रिय नागरिक किन्हें कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये संविधान बन गया तो ये व्यवस्था कार्यपालिका विधायिकालिका ये सारा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ करी, पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र जारी किया इस संविधान के तहत। पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के तहत क्या किया गया कि जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया गया, जीवन जीने का अधिकार ये दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे अगर आपको कुछ प्रश्न करना है, कुछ पूछना है, अगर वो आज़ादी ही नहीं रहेगी तो फिर बड़ा दिक्कत होता है आपको भी और आपके साथ जो रहता है या आपका जो नेतृत्व करता है उनको दिक्कत होती है। चाहे परिवार में, समाज में, आप कहीं भी रह रहे, जिस भी विभाग में रह रहे हो, ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया। फिर क्या किया, देखिए कानूनी बराबरी के अधिकार ये भी सुनिश्चित किया गया और इनको बोला गया कि ये नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार होंगे। नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार, अहरणीय अधिकार और नैसर्गिक हम समझते हैं कि क्या है। नैसर्गिक अधिकार मतलब वो जन्म से हो, नैसर्गिक प्राकृतिक हो, ऐसा अधिकार उसको हम बोलते हैं। और अहरणीय, अहरणीय मतलब उसको हरण नहीं किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और इन सबके अधिकार की रक्षा जो वहाँ के शासक हैं उनकी जिम्मेवारी के तहत तय की गई कि वो इन सब की रक्षा करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए कानूनी बराबरी के अधिकार कहा इन्होंने। दूसरी बात यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक कर दिया, मैंने सबको वोट डाल नहीं सकता है, सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक में बांट दिया। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कानून के तीसरा है कानूनी बराबरी का अधिकार। कानूनी बराबरी के अधिकार हम किसको बोलते हैं, देखिए कानूनी क्या चीज़ है। कानूनी अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो हमको सरकार के द्वारा मिलता है और वो सरकार उस कानूनी अधिकार को वापस ले भी सकता है, ठीक है। ये कानूनी अधिकार है। और जैसे होता क्या, जैसे हम भारत की हम बात करें तो परिसीमा अधिनियम, भारत की हम अगर बात करें तो परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत क्या होता है, देखिए क्या है हमारा भारतवर्ष में कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसको अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो 3 साल के अंदर में उसका वो कंप्लेन कर सकता है, लेकिन 3 साल के बाद वो कंप्लेन की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। तो उस व्यक्ति को ये कानूनी अधिकार है, समझ रहे हैं। फिर हम जैसे और एक अधिनियम है मोटर वाहन अधिनियम, धारा 128 और 129। देखिए मोटर वाहन अधिनियम धारा 128 में क्या बोला गया है कि आप बाइक पे जाते हैं ना तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। और 129 क्या बोलता है कि जो चला रहा है उसको हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोक देखते हैं, कभी कभी चाबी छीन लेता है, तो चाबी छीनने का उसको अधिकार नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपका ये कानूनी अधिकार होगा कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो कानूनी अधिकार क्या है, समझ में आ रहा है आपको। और कानूनी जो अधिकार है कानूनी अधिकार के तहत ही राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और एक आता है आपका नागरिक अधिकार, ठीक है। तो देखिए
कानूनी अधिकार, जो संविधान में 1791 में क्या किया गया, पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के तहत कानूनी बराबरी के अधिकार की बात करेगी, ना कि राजनीतिक अधिकार की बात करेगी। इसीलिए आप इसको कंफ्यूजन नहीं करिएगा कि यहाँ पे जो सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक के तौर पे बांटा गया, तो यहाँ पे कानून के समझ बराबरी का कहाँ पे बात हो रहा है, इसको कंफ्यूजन नहीं करिएगा, क्योंकि कानूनी अधिकार के तहत ही राजनीतिक और नागरिक अधिकार आता है, और यहाँ पे सक्रिय नागरिक के तहत जो मत देने का अधिकार सुनिश्चित किया गया वो राजनीतिक अधिकार है। और 1791 में जो संविधान बना, वहाँ पे जो घोषणा पत्र था, वहाँ पे पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र था, ये आपका राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं था। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।